हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ जिला प्रशासन शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा संचालित मिशन उत्कर्ष सत्र 2026-27 मासिक परीक्षा माह जून प्लस जुलाई विषय हिंदी का पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों पर आवंटित अंक उसके सामने अंकित है। प्रश्न क्रमांक नंबर पहला, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों पर लिखे। कवितांश को पढ़ना है, पढ़कर फिर जो दिए गए क्वेश्चंस है, प्रश्न है, उनके आपको अर्थों को समझते हुए उत्तर लिखना है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार के लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ से दो प्रश्न कवितांश पर आधारित पूछा गया है। जग जीवन के भार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जग जीवन का भार, इसका जो तात्पर्य है, जो इसका जो अर्थ है, सांसारिक जिम्मेदारियों, संघर्षों और दायित्वों से है। कवि ने इस सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी लोगों के बीच प्रेम बांटना चाहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कवि स्नेह सुरा का पान क्यों करता है और इसका आशय क्या है? स्नेह सुरा का जो अर्थ होता है प्रेम रूपी शराब। इसका आशय यह है कि कवि हमेशा प्रेम के नशे में डूबा रहता है और उसे दुनिया की आलोचनाओं या बातों का कोई प्रवाह नहीं पड़ता है। तो ये पहले सेक्शन का आंसर इस तरीके से आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर कवितांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया? पतंग कविता के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों का जो शरीर होता है और मन कपास की तरह निर्मल, मुलायम और चोट सहने में सक्षम होता है। उनके पैरों में असीमित ऊर्जा होती है, जिसके कारण वे एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं और पतंग पीछे भागने के लिए बेचैन रहते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते, कवि ने ऐसा क्यों कहा? दाना अर्थात ज्ञानी या चतुर, नादान का अर्थ होता है मूर्ख या अज्ञानी। कवि का आशय है कि इस संसार में जहाँ समझदार और स्वार्थी लोग रहते हैं, वहीं नासमझ लोग भी होते हैं जो उनके सांसारिक प्रलोभनों में फंस जाते हैं। पतंग कविता में प्रयुक्त प्रमुख बिंबों का उल्लेख कीजिए। तो पतंग में कौन कौन सा है? दृश्य बिंब, सवेरे का चमकीला सूरज, रंग बिरंगी पतंगे, ये आपका दृश्य बिंब होगा। श्रव्य बिंब में आ जाएगा दिशाओं का मृदंग की तरह बजना। स्पर्श बिंब में आ जाएगा छतों का नरम होना, कपास भी कोमलता। फिर है प्रश्न नंबर 3, बाजार का जादू किस राह पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर आप किस तरीके से बता सकते हैं? बाजार का जादू आँख की राह से काम करता है, अर्थात चीज़ों की सुंदरता आँखों के जरिए मन को लुभाती है। अगला क्वेश्चन है, भगत जी बाजार जाकर क्या करते हैं? उनके व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भगत जी बाजार जाकर केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं,
उनके व्यक्तित्व का सबसे सशक्त पहलू उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। उन पर बाजार का जादू या परचेसिंग पावर का असर नहीं पड़ता है। फिर आपको ये दिया गया गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर उत्तर लिखना है। बाजार में एक जादू है, वह आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू का भी मर्यादा है। जेब भरी हो या मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों पर निमंत्रण उन तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसके मानने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई और क्यों? तो बाजार के जादू की तुलना चुंबक से की गई, क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे के वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह बाजार का आकर्षण उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है जिससे मन खाली होता है। बाजार का जादू कब कब मनुष्य पर खूब चलता है? जादू का असर सबसे ज़्यादा तब होता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो, अर्थात पास में पैसे हो लेकिन यह तय ना हो कि क्या खरीदना है। प्रश्न नंबर 5 है, सिल्वर वेडिंग पार्ट का लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग पार्ट वृतांत से यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर समझाइए। और अथवा पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू किन स्थितियों में करते हैं, स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग के आयोजन को यशोधर बाबू क्या मानते थे और क्यों? तो यशोधर बाबू ने इसे गोरों का चोचला, पश्चिम की नकल और फालतू का दिखावा, नखरा मानते थे। फिर है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पत्रकारिता से। पत्रकारिता में की भाषा में डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार माध्यमों में किसी समाचार या लेख को प्रकाशित करने के लिए स्वीकार करने की अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम मुद्रित माध्यम अखबार है। संपादन का क्या अर्थ होता है? किसी सामग्री से भाषाई, व्याकरण, तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशन के योग्य बनाने की प्रक्रिया को संपादन कहते हैं। भारत में छपने वाला पहला अखबार का नाम था बंगाल गजट, जो 1780 में छपा था। तो इस तरीके से पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर कवर किया गया। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।